अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। ये आपके आईकेप के स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज़ हैं। पहला सवाल बोलता है द फॉलोइंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना हुआ है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, एड आउटस्टैंडिंग चेक्स, लेस अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स और फिर दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। एज्यूमिंग दैट ऑल आइटम्स अदर देन बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ करेक्ट। सारी चीज़ें बैलेंस एज पर कैश बुक के अलावा सही हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक? कैश बुक के हिसाब से करेक्ट बैलेंस क्या होगा? देखिए, हमने जो है ना वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के दो आप लोगों को मैंने बेसिक लेक्चर में फॉर्मेट सिखाए हैं। एक है आपका जिसमें आप स्टार्ट करते हो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से और उसमें आप ऐड कर देते हो अनप्रेजेंटेड चेक्स को, ठीक है जी, और लेस कर देते हो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को। तो जब हम बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक में अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड करते हैं और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को लेस कर देते हैं, ऐसा करने से हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाता है। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकते हैं, यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। उस केस में फिर हमें ऐड जो करना होगा ना वो होगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और हमें जो लेस करना होगा ना वो होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स, यानी कि बात उलट हो जाएगी। इसकी लॉजिक भी हमने देखी हुई है कि कोई चीज़ क्यों ऐड या माइनस करते हैं, जो आपके बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें आपने ज़रूर कवर किया होगा। यहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये जो मुझे बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 45,200 है। जो हमारे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं जिसको हम अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स भी बोलते हैं, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स जो है ना वो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का दूसरा नाम है। इसको हमें ऐड करना चाहिए, और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं यानी कि जो आउटस्टैंडिंग चेक्स है, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स का दूसरा नाम है, इसको हमें लेस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें तो हम फॉर्मेट नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलती हुई है। इसको अगर सही करें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ 45,200, ऐड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स यानी कि 13,100, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स यानी कि 11,500। और ऐसा कर कर हम देख लेते हैं 45,200 प्लस 13,100 माइनस 11,500, 46,800, 46,800 आता है। और ये एक पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि मेरी कैश बुक में ये एक डेबिट बैलेंस होगा, विच मीन्स के पहले सवाल का आंसर सी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 रुपीज़ एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन्स। अगेन बेसिक लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट, उस पर अगर 5,000 रुपये का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट नहीं डेबिट, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट तो बनाता है बैंक, और बैंक अगर बोल रहा है 5,000 का डेबिट बैलेंस अपनी बुक्स में, यानी कि बैंक के लिए वो रिसीवेबल है, मेरे लिए पेएबल है, विच मीन्स कि मेरा ओवरड्राफ्ट होगा और मैंने बैंक को 5,000 पे करने होंगे। जनरली बैंक स्टेटमेंट पर एक बिजनेस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर मैंने बैंक में पैसे रखे हैं
ये मैं हूँ मिस्टर ए, ये बैंक है। अगर मैं अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ, मान लो 500, तो बैंक के लिए, बैंक के अगर एंगल से सोचो, बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो बैंक ये कहेगा कि यार किसी और के 500 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं, यानी कि ये एक लायबिलिटी है, किसी और के पैसे मेरे पास हैं। लेकिन यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, विच मीन्स कि मेरा बैंक में नेगेटिव बैलेंस होगा, यानी कि मैंने बैंक को 5,000 पे करने हैं। यानी कि सही आंसर जो होगा, ₹5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय द बैंक। इसकी भी हम लॉजिक जो है वो बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का पर्पस सवालों को सॉल्व करना है रादर देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दोबारा डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय अ ट्रेनी अकाउंटेंट। एक ट्रेनी अकाउंटेंट ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है, लिहाजा गलतियाँ हो सकती हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक का सही या करेक्ट बैलेंस क्या होगा? देखिए, अगेन मैं ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो रिपीट करूं जो हम बेसिक लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। तो हमने ये सीखा हुआ है कि भाई मेरे पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है ना, वो 2 पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं। ठीक है जी, ऊपर वाले सवाल से मैंने फॉर्मेट जो है ना दोबारा से कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रेनी अकाउंटेंट है, हो सकता है कि इसने कुछ गलती की हुई हो। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है 6980 का ओवरड्राफ्ट, यानी कि नेगेटिव बैलेंस। और क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं जो फॉर्मेट नंबर 2 है उस पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर 6980 लिखता हूँ। और ये 6980 नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक में मेरा नेगेटिव बैलेंस है। अगर ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ होता तो 6980 ब्रैकेट्स में नहीं लिखता, माइनस के साइन के साथ नहीं लिखता। लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स का दूसरा नाम होता है। ये मुझे लेस करने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10460। अब ट्रेनी अकाउंटेंट की एक गलती मुझे जो नज़र आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है कि इसने इसको पॉजिटिव बैलेंस कंसिडर किया होगा, इसको नेगेटिव बैलेंस कंसिडर किया होगा, तभी ये आया होगा। हालांकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव जब होते हैं तो ऐड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल -4 -2 इज इक्वल्स टू -6। एड डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर डेट, यानी कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का अमाउंट है 11,800। अब इसने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इसने प्लस माइनस में मोस्ट लाइकली गलती करी है। आप क्या करो, आपने ये स्टेटमेंट बना लिया ना, अपने कैलकुलेटर पर आप लिखो -6980 प्लस 11800 माइनस 10460। तो आपका आंसर जो है ना वो माइनस में आ रहा होगा मेरे ख्याल में, और आपका आंसर जो है ना वो -5640 आ रहा होगा। -5640 का मतलब ये है कि आपके पास आपके कैश बुक में भी बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। तो आपका आंसर जो है वो डी होगा। इसके बाद 4 पर चलते हैं। एट द एंड ऑफ 31st March 2019, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ इम्तियाज is 10200 debit, which did not agree with the balance as per the bank statement। हमने बेसिक लेक्चर्स में देखा है कि ये बड़ी कॉमन बात है कि मेरा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कभी भी टैली नहीं करता। ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज आइडेंटिफाइड। इन्वेस्टिगेशन कर कर ये चीज़ें सामने आईं। अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 350 वॉज पेड बाय द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसे माइनस कर लिए हैं, मैंने नहीं करे। यानी कि अब ये पूरा सवाल जो अपडेटेड कैश बुक वाला सिनेरियो होता है वहाँ से शुरू करना जा रहा है प्रॉबेबली। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपडेटेड कैश बुक, और अपडेटेड कैश बुक में हमारे पास सबसे पहले तो ब्रॉड डाउन आ रहा है
और वो ब्रॉट डाउन 10,000 और 200 का आ रहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर जब मुझे पता चलता है तो मैं उसकी डबल एंट्री पास करता हूँ, और स्टैंडिंग ऑर्डर की डबल एंट्री क्या पास हो जाती है? एक्सपेंस डेबिट 350 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 350। तो यहाँ पर 350 आएगा स्टैंडिंग ऑर्डर। डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन दी बैंक वॉज 30, डिविडेंड इनकम है, एंट्री क्या पास होती है? डिविडेंड इनकम अगर आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30 से, और डिविडेंड इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे 30। यहाँ पर हमने लिख दिया डिविडेंड इनकम 30। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर 350, इट वॉज इंक्लूडेड इन कैश बुक एज 530। बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया। इंटरेस्ट क्रेडिट करने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिट करने का मतलब ये है कि बैंक ने मुझे एक इनकम दी है, इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। ये इंटरेस्ट इनकम है। कभी कभार मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस होता है तो मुझे उस पर जो है वो इंटरेस्ट मिला भी करता है। तो वो 350 था, इट वाज इंक्लूडेड इन कैश बुक एज 530। मैंने गलती से 530 के हिसाब से इसको ऐड कर दिया था। तो इसका मतलब 530 माइनस 350, यानी कि मैंने अपने पास डेबिट साइड पर 180 रुपीज़ ज़्यादा ऐड करे हुए होंगे। इस एरर को कैसे करेक्ट करेंगे? इस एरर को करेक्ट करने के लिए देखिए 530 से डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो अब उसको 350 पे लेकर आना है, यानी कि 180 से क्रेडिट करना है। तो हम जो हमारा बैंक अकाउंट बना रहे हैं उसको 180 से क्रेडिट करेंगे और डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम को कम करने के लिए उसको डेबिट करेंगे 180 से। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम 180। A customer check deposited in the bank ₹120 was dishonored. डिसऑनर्ड चेक की कहानी भी हमने देखी हुई है। डिसऑनर्ड चेक का मतलब ये होता है कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक वापस आ गया, मेरे अकाउंट से पैसे माइनस हो गए, मैं भी अपनी रिवर्स एंट्री पास कर दूंगा, यानी कि मैं दोबारा से रिसीवेबल्स को डेबिट कर दूंगा। 120 की अमाउंट है और जो बैंक अकाउंट है ना इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ पर आएगा रिसीवेबल 120। अब आप इसका नया बैलेंस कैलकुलेट कर लें। तो 10,200 प्लस 30 माइनस 350 माइनस 180 माइनस 120, 9580 का बैलेंस आ रहा होगा। 4 का आंसर जो है ना वो सी है, क्योंकि मेरे पास 9580 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। यही कैरी डाउन होगा, यही ब्रॉड डाउन होगा। देखिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट्स तो पहले ही समझे हुए हैं, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ। बहुत सारे मैंने BRS के पहले ही लेक्चर्स आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बिजनेस आइडेंटिफाइड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एट एंड ऑफ 28 Feb 2019। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट, और कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सवाल बोलता है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द कैश बुक ऑफ बिजनेस। तो पहली चीज़ है बैंक डेबिट्स अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर बैंक चार्जेस ऑफ 30 एंड स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 150। देखिए ये जो आपके पास 30 रुपीज़ के बैंक चार्जेस हैं और स्टैंडिंग ऑर्डर है 180 रुपीज़ का, ये जब आपको पता चलता है तो आप इसकी डबल एंट्री पास करते हो और ये दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं। पहली डबल एंट्री होगी बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट 30, और आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसको आप क्रेडिट करोगे कितने से? 30 से। दूसरा जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो भी कोई एक्सपेंस होगा जिसका स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 150 से, और फिर बैंक अकाउंट अगेन क्रेडिट हो जाएगा 150 से। ठीक है जी। अगला है बैंक एरोनियसली डेबिट्स दी बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर अ चेक ऑफ ₹40। देखिए ये जो बैंक ने गलती से अपने पास 40 का अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया है,
ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा, क्योंकि ये आपके पार्ट पर गलती नहीं है, ये एरर बाय बैंक है। एरर बाय बैंक का मतलब ये है कि बैंक ने कोई एरर किया हुआ है, और अगर बैंक ने किसी किस्म का एरर किया हुआ है तो उस एरर को आप अपने पास रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एज अ डिफरेंस आएगा, और जब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से भी चला जाएगा। अगला है बिजनेस हैज़ क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹150। बिजनेस यानी कि हम लोग, यानी कि कंपनी, हैज़ क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹150, 150 रुपये की इंटरेस्ट इनकम के लिए। जब आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो उसकी डबल एंट्री सही वाली ये होनी चाहिए कि वो आपकी इनकम है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए 150 से, क्योंकि आपको रिसीव हुआ होगा, और आपको इंटरेस्ट इनकम का जो अकाउंट है ना, इंटरेस्ट इनकम, उसको क्रेडिट करना चाहिए 150 से। आई रिपीट, जब आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए 150 से, और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना चाहिए 150 से। आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने क्या कर दिया, आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो प्रोबेबली आपने एंट्री पास कर दी है उल्टी, यानी कि आपने इंटरेस्ट इनकम को डेबिट किया है 150 से, और आपने जो बैंक अकाउंट है ना उसको क्रेडिट कर दिया है 150 से। तो अब इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, इसकी करेक्टिंग एंट्री जो होगी वो डबल अमाउंट से होगी। देखिए, आपने बैंक अकाउंट को 150 से बढ़ाना था, इंक्रीज़ करना था, आपने 150 से कम कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। तो इसको सही करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपना बैंक अकाउंट डबल अमाउंट से यानी कि 300 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा। 300 रुपये से जब आप डेबिट करोगे तो एक बार ये जो आपने गलती करी थी ये ख़त्म होगी, और दूसरी बार जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, डेबिट ही नहीं हुई थी, वो डेबिट होगी। आप इसको यूँ समझ सकते हो कि आप ज़ीरो पे खड़े हुए थे, और आप जो है ना वो लेट से आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हुए थे, आपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना था, आप बेसमेंट में आ गए गलती से। अब जब आप बेसमेंट पर आ गए हो तो आपने तो जाना फर्स्ट फ्लोर पर था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब 2 बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। पहली बार जब सीढ़ी चढ़ोगे तो आप ग्राउंड फ्लोर पर दोबारा से वापस आओगे, दूसरी बार सीढ़ी चढ़ोगे तो अपनी मंजिल पर आओगे। तो हमें करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपये से, और इंटरेस्ट इनकम को 300 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब सवाल ये बोलता था कि क्या क्या चीज़ें डेबिट और क्या क्या, कितनी कितनी अमाउंट क्रेडिट और कितनी कितनी अमाउंट डेबिट होगी। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा बी। बी क्यों होगा? बी इसलिए होगा क्योंकि देखो, मैं 300 रुपये से अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगा, बिल्कुल ठीक है, और मैं 180 से क्यों, एक तो ये बैंक चार्जेस और एक ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए 30 और 150 यानी कि 180 से मैं अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूँगा, तो इसीलिए मेरा आंसर बी होगा। 6 पर आते हैं। बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक इज़ 35,000 डेबिट, वाइल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ 32,500। डिफरेंस इज एक्सप्लेन्ड एज अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स और 2,500 नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट। What is the amount of bank balance to be reported in the statement of financial position? ये बात याद रहे कि जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमारी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हम बैलेंस डालते हैं ना, वो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक डलता है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक डलता है। और यहाँ पर हमारे पास कैश बुक का जो बैलेंस है वो 35,000 का डेबिट दिया हुआ है, ये बैलेंस सही बैलेंस होता है, और यही बैलेंस हमारे पास डलना चाहिए अपने अकाउंट्स में। और क्योंकि डेबिट है यानी कि कैश एट बैंक है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है वो तो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को समझ आए कि मेरे और बैंक के अकाउंट्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। 7 पे, बिजनेस इज इन प्रोसेस ऑफ रिकनसाइलिंग इट्स कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिक्वायर एंट्री इन कैश बुक। इसमें से कौन सी चीज़ों की एंट्री कैश बुक में होती है? तो बैंक सर्विस चार्जेस की बिल्कुल एंट्री कैश बुक में होती है। जब मुझे साल के आखिर में पता चलता है कि बैंक के कितने चार्जेस हैं तो मैं अपडेटेड कैश बुक में बैंक सर्विस चार्जेस को रिकॉर्ड करता हूँ। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है नहीं हो रही होंगी, लेकिन पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है डिपॉजिट्स क्रेडिटेड बाय द बैंक
आफ्टर द डेट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, ऐसे डिपॉजिट्स जो बैंक ने बैंक स्टेटमेंट की डेट के बाद क्लियर किए हों, यानी कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाते हैं। चेक ऑफ अनदर अकाउंट एरोनियसली क्रेडिटेड बाय बैंक, किसी और के अकाउंट में चेक एंटर करना था, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, ये तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। ये गलती बैंक ने करी है, बैंक जब तक उसको सही नहीं करेगा तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। चेक्स प्रेजेंटेड बाय सप्लायर आफ्टर द डेट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, मैंने सप्लायर को चेक दे दिए लेकिन उन्होंने बैंक में जो है वो बाद में प्रेजेंट करे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजनेस इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, द बैलेंस ऑफ कैश बुक डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको बैलेंस एज पर द कैश बुक बिफोर कंपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट 11,000 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग चेक्स 1150, इसको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स को हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कहाँ आएंगी? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर आएंगी। बैंक चार्जेस 50 और बैंक इंटरेस्ट इनकम 100। बैंक चार्जेस की डबल एंट्री पास होगी, बैंक चार्जेस डेबिट 50 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 50, और बैंक इंटरेस्ट इनकम की एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 100 और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 100। तो सबसे पहले हम अपनी अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे। अपडेटेड कैश बुक में मेरा जो ब्रॉड डाउन आ रहा है वो 11,000 आ रहा है। 11,000 के बाद यहाँ पर बैंक चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर आपके पास 100 रुपये के बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। इसको अपडेट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी, हम 11,000 प्लस 100 माइनस 50 अगर करते हैं तो 11,050 ये हमारे पास कैरेट डाउन, और यही हमारे पास बन जाता है हमारा ब्रॉड डाउन 11,050। तो ये अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ गया। जब हमारे पास अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ जाता है 11,050, इसमें हम ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड करेंगे यानी कि 1,550 को ऐड करेंगे और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को माइनस कर देंगे, यानी कि हम 1,200 को माइनस कर देंगे। तो 11,050 प्लस 1,550 माइनस 1,200, ये हमारे पास 11,400 आएगा। 11,400 का बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा होगा, यानी कि 8 का आंसर जो है ना वो होगा सी। अच्छा, क्रेडिट क्यों सेलेक्ट किया सर आपने, डेबिट क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्योंकि देखो मैं बहुत बार पहले भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि बैंक के लिए ये क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे पे करने हैं, तो बैंक के हिसाब से आप एक लायबिलिटी हो। क्वेश्चन नंबर 9, अ बिजनेस रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7,400। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट्स अकाउंटेंट डिस्कवर्ड दैट द बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर 16,200, ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं। एंड बैंक एंड सेम फॉर चेक पेमेंट टू सप्लायर्स 18,500, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। द बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो शोज बैंक चार्जेस ऑफ 250 विच हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन दी लेजर। व्हाट इज़ द करंट बैलेंस एज पर द कैश बुक? कैश बुक के हिसाब से अभी का बैलेंस क्या होगा? सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर बना है तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से अगर स्टार्ट करते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 7,400, इधर ऐड हो जाएगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, क्योंकि मैं उल्टा फॉर्मेट लेकर चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 16,200, और इसमें से लेस हो जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स अगर लेस होगा तो वो होगा 18,500। ऐसा करने से मेरे पास क्या आएगा? बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आएगा इससे 7,400 प्लस 16,200 माइनस 18,500, इससे आंसर आ रहा है 5,100। देखिए ये अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस है, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस है, बात समझ रहे हैं? हमें उससे बोला है व्हाट इज़ द करंट बैलेंस एज पर कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक में ये बैंक चार्जेस की एंट्री पास हुई भी होगी, यानी कि अगर मैं ये अपडेटेड कैश बुक बनाता हूँ, अपडेटेड कैश बुक, सारी चीज़ें मैं रिवर्स में कर रहा हूँ, तो ये जो बैलेंस 5,100 का है, ये तो नया वाला ब्रॉड डाउन या नया वाला कैरेट डाउन होगा, है ना? इससे पहले क्या हुआ होगा? इससे पहले एक ऐसा बैलेंस होगा जो अपडेट नहीं हुआ हुआ, जिसमें आपने बैंक चार्जेस की एंट्री पास करी होगी, बैंक चार्जेस डेबिट 250 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 250 रुपये। यहाँ पर अगर वो एंट्री भी पास हो जाती तो इसका मतलब ये हो गया कि ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो 5,350 होता है। ठीक है, सवाल जनरली यहाँ से शुरू होता है
जब यहाँ से सवाल शुरू होता है उसमें ये एंट्री पास करी जाती है, जब ये एंट्री पास करी जाती है फिर ये अमाउंट आता है, जब ये अमाउंट आ जाता है फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के भी दो फॉर्मेट है, एक ये वाला है, या फिर आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करो और बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करो और उसमें ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स करो, लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स करो और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर आ जाओ। तो 9 का आंसर जो है वो मेरा बी होगा। 10 following information has been collected from the books of Murtaza as at 31st January 2019. बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 15,000 और स्क्रूटनी ऑफ बैंक स्टेटमेंट इट वाज फाउंड अनप्रेजेंटेड चेक्स बीआरएस में जाएंगे, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स बीआरएस में, बैंक चार्जेस की एंट्री पास होती है। अब मैं एंट्री नहीं पास कर रहा, डायरेक्ट कर लेता हूँ। 15,000 का आपका बैलेंस था, इस 15,000 रुपये के बैलेंस में जो बैंक चार्जेस हैं वो क्रेडिट टोन है, यानी कि इसको कम करेगा। Bank debits Murtaza for bank interest of 120 instead of 150. No amount was recorded in cash book of Murtaza. बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया, बैंक डेबिट्स, बैंक ने डेबिट किया आपके अकाउंट को। बैंक डेबिट्स मुर्तज़ा फॉर बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹120 इंस्टेड ऑफ ₹150। बैंक ने आपके अकाउंट को जो है वो 120 से डेबिट किया है बैंक इंटरेस्ट की वजह से, हालांकि सही अमाउंट 150 था। नो अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑफ मुर्तज़ा। तो दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर एक साथ। एक तो बैंक एरर कर रहा है, एरर बाय बैंक। एरर बाय बैंक ये है, एरर बाय बैंक ये है कि 30 रुपये बैंक कम माइनस कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी जो बैंक का इंटरेस्ट बनता है वो 150 है। तो जब मैं अपनी बुक्स रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें तो मैं 150 ही अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करूँगा। याद रहे कि ये इनकम नहीं है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और मैं तो अपने बुक्स में जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करूँगा और सही अमाउंट पर करूँगा, तो मैं 150 पर रिकॉर्ड करूँगा। फर्दर इट वाज फाउंड दैट रिसिप्ट ऑफ 1500 वाज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। 1500 रुपये किसी से रिसीव किए थे और वो आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिए थे। देखें, आपने एंट्री पास क्या करनी होती है, जब किसी से पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट होता है, ये सही एंट्री है। आपने यहाँ पर गलत एंट्री क्या पास कर दी, आपने रिसीवेबल को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अब इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, इसको सही कैसे करेंगे? हम डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे और डबल अमाउंट से रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। ये लॉजिक जो अभी ऊपर सीखी थी हमने, ताकि डबल अमाउंट से क्या हो, एक बार ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो और दूसरी बार जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड हो। तो डेबिट डबल अमाउंट से करने का मतलब 1500 का डबल अमाउंट 3000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लास्टली पेमेंट ऑफ ₹1200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अगेन ये ऐसा ही एरर है, आप किसी को पेमेंट करते हो तो सही वाली एंट्री क्या होती है, पेएबल डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ऐसा करने के बजाय आपने गलती से क्या कर दिया है, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया है और पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो अब इसकी करेक्टिंग एंट्री यानी कि सही वाली एंट्री क्या होगी, आप डबल अमाउंट से पेएबल डेबिट और बैंक को क्रेडिट करोगे। डबल अमाउंट से इसलिए क्योंकि एक बार तो ये एरर कैंसिल होगा, जो आपने डेबिट कर दिया क्रेडिट करने से वो ख़त्म होगा, और दूसरी बार आपने क्रेडिट करना था वो रिकॉर्ड होगा। तो 2400 से आप अपने पास यहाँ से 2400 रुपये माइनस करोगे तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है 15,000 माइनस 200 माइनस 150 प्लस 3,000 माइनस 2400, यह आता है 15250। अच्छा, मैंने टी अकाउंट नहीं बनाया, आप टी अकाउंट भी बना सकते हो। वैसे अपडेटेड कैश बुक का टी अकाउंट ही बनता है, लेकिन इतने सारे टी अकाउंट्स आप पहले भी देख चुके हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करा। अब उसका सवाल था व्हाट इज़ द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस ऑफ मुर्तज़ा। हमें यह अपडेटेड कैश बुक का यानी कि सही वाला बैलेंस ही बताना था। तो 15250 यानी कि 15250 का डेबिट यानी कि बी आंसर होगा। तो ये मैंने MCQs के 10 क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए BRS के।